अनिकेत और नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन नेहा अकेली क्लासरूम में बैठी होती है, तभी अनिकेत वहाँ पर आता है और नेहा को उदास बैठे देखकर बोलता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो? एग्जाम की टेंशन है? नहीं जान, मुझे एग्जाम की टेंशन नहीं हो रही है। एग्जाम के बाद जो होने वाला है उसकी टेंशन हो रही है। एग्जाम के बाद की टेंशन? लेकिन क्यों? बल्कि एग्जाम के बाद तो अच्छा होने वाला है ना, हमारी नौकरी लगेगी। और क्या चाहिए? तुम्हें तो बस अपनी नौकरी की पड़ी है, मुझे हमारे रिश्ते की पड़ी है। हमारे घर में लव मैरिज करने के लिए कोई परमिशन नहीं देगा, तो हम दोनों शादी कैसे करेंगे? यार तुम ना अभी ना एग्जाम पे ध्यान दो, ये टेंशन ना बाद में देख लेंगे हम लोग। और वैसे हम तो साथ है ना, तो कुछ गलत नहीं होगा। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ और एग्जाम होते ही हम दोनों को एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने घर जाना पड़ेगा। अरे अलग होकर घर जाएंगे तभी तो घर वालों से बात करेंगे ना एक दूसरे के बारे में, ताकि वो हमारी शादी करवा दे। उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। भगवान करे जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती हूँ। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। एक पल को मैं खुद के बिना रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। देखना, उस ऊपर वाले ने हम दोनों की किस्मत में ये लिखा होगा कि हम दोनों का साथ हमेशा बना रहेगा। अनिकेत की बात सुनकर नेहा को थोड़ा अच्छा फील होता है। कुछ देर बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है, दिन बीतते हैं और दोनों कड़ी मेहनत से एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों के एग्जाम देकर अपने अपने घर निकलने के लिए दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी नेहा अनिकेत को गले लगाकर बोलती है। आखिर वो समय आ ही गया जब हमें अलग होना ही पड़ रहा है। काश हमारा कॉलेज हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहता, तो हमें कभी एक दूसरे से अलग होना ही नहीं पड़ता। तुम्हारे साथ 3 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हमें आगे की जिंदगी साथ में गुजारनी है, तुम चिंता मत करो। अरे मुझे अपनी किस्मत पे और माता रानी पे पूरा यकीन है। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, और हमारी किस्मत में देखना तुम लिखा होगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कोई पंडित हो, जो तुम बोलोगे और सच हो जाएगा। हो जाएगा यार, जरूर हो जाएगा। अब तुम जाओ और ट्रेन पकड़ो, वरना कहीं ऐसा ना हो हम दोनों की ट्रेन छूट जाए। उसके बाद हमारे खुद के घर वाले हमें लेने आ जाएंगे। अनिकेत की बातें सुनकर नेहा मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी ट्रेन में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। अनिकेत की माँ घर पर मीता थी, जो अनिकेत से बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में उसके पापा महेश थे, जो नेहा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो काफी गुस्सैल स्वभाव के थे। इसलिए नेहा उनसे बहुत डरती थी। इसलिए कभी भी उसने अपने पापा से जरूरत से ज्यादा बात ही नहीं की। लेकिन एक दिन नेहा अपने पिता के पास आती है और बोलती है। पिताजी, मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तेरे हाथ पीले कर दूं। समझ ले, अब तो मैं गंगा नहा लिया। पिताजी, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर आज के दिन मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मना तो नहीं करोगे ना? नहीं बेटा, मैं क्यों मना करूँगा। आज तो खुशी का दिन है, तू जो बोलेगी मैं वो करूँगा। आज तक मैंने कभी भी किसी भी चीज के लिए तुझे मना किया है क्या, जो आज करूँगा। बोल बेटा, क्या चाहिए तुझे? पिताजी, मुझे ना कुछ नहीं चाहिए। आप बस मुझे सिर्फ मेरा जीवन साथी मुझे खुद चुनने का हक दे दीजिए, क्योंकि मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मैं उसी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। कौन है वो और रहता कहाँ है? अभी बता मुझे, अभी उसके घर में जाके उसे जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? मैं उस लड़के को बहुत पसंद करती हूँ। प्लीज आप उसके साथ मेरी शादी करवा दीजिए ना। तेरी शादी मेरे पसंद के लड़के से होगी, क्योंकि भाई साहब ने तेरी शादी पहले ही फिक्स कर दी है, और मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। तेरी शादी तो वहीं होगी जहाँ तय की गई है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने भाई साहब की वजह से हूँ। मैं उनका फैसला कभी मिटाने नहीं दूंगा किसी को। पिताजी, आप बड़े पापा का एहसान मेरी जिंदगी खराब करके पूरा करेंगे। जिसको मैं जानती हूँ प्यार नहीं करती हूँ, उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटूंगी? वैसे ही काटेगी जैसे तेरी माँ ने मेरे साथ इतने साल काटे थे। अरे अरेंज मैरिज तो पहले भी होती थी, कभी किसी की जिंदगी खराब नहीं होती।
अगर तुम कहोगी तो लड़के की फोटो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन अगर तुमने शादी के लिए मना किया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जहर खा लूंगा। हाँ, मैं मर जाऊंगा। मुझे ना अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, जिंदा रहा तो जी नहीं पाऊंगा। अब तू देख ले कि तू क्या चाहती है, तेरा बाप जिंदा रहे या मर जाए। महेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और नेहा जमीन पर बैठकर रोने लगती है। तभी अनिकेत का फोन आता है। नेहा अनिकेत का फोन देखकर अपने पिता की याद करने लगती है और अपने पिता की बात को याद करते हुए वो गुस्से में फोन उठाकर बोलती है, हमारी किस्मत में कुछ और लिखा था अनिकेत। मेरे बड़े पापा ने मेरी शादी किसी और से फिक्स कर रखी है। अगर मैंने वहाँ शादी नहीं करी तो मेरे पिताजी मर जाएंगे। मैं अपनी माँ को पहले ही खो चुकी हूँ, अब पिताजी को नहीं खोना चाहती हूँ। मुझे भूल जाओ। नेहा तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। तुम पहले मुझे ना अपने घर का एड्रेस दो, मैं अपने घर वालों से बात करके ना वहाँ आता हूँ। कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर तुम यहाँ आए तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें एड्रेस नहीं दिया था। नेहा इतना कहकर जोर से अपना फोन उठाकर जमीन पर फेंक देती है और उसका फोन टूट जाता है। बहुत सोचने के बाद अनिकेत अपनी माँ से बात करने के लिए कमरे में जाता है और देखता है कि वो बेहोश पड़ी है। वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है और जहाँ पर वो उनका इलाज करवाता है। कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाता है। तभी डॉक्टर उसे अकेले में बताते हैं कि उसकी माँ को दूसरी बार हार्ट अटैक आया है। तीसरी बार अगर आया तो शायद वो उन्हें नहीं बचा पाएंगे, इसलिए उसे किसी भी तरह का कोई सदमा नहीं देना है। ये सुनते ही अनिकेत के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ आपकी तबीयत खराब थी इससे पहले, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इतना लेट क्यों बता रही हो? क्या मैं आपका इतना बुरा बेटा हूँ जो आपने ये बताना जरूरी भी नहीं समझा? बेटा ऐसी बात नहीं है, उस टाइम तो अपने एग्जाम में बिजी था, इसलिए मैंने तुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। माँ ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने दिल में दबा कर बैठी हो, जिसके कारण आपको इतनी चिंता हो रही है कि वो आपको खाए जा रही है और आपको अटैक आ गया? मुझे बताइए माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। बेटा तू चिंता मत कर, बस मैं मरने से पहले तेरी शादी करना चाहती हूँ। तेरे पापा ने तेरी शादी पहले ही फिक्स कर दी थी। उनके मरने के बाद मेरी ये इच्छा है कि मैं तेरी शादी वहीं करवाऊं जहाँ उन्होंने तय की है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है माता रानी? हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है? मैं हमेशा नेहा को कहता था कि मेरी माता रानी ने हमारा साथ लिखा है, लेकिन शायद मैं गलत था और वो सही। अब आगे क्या होगा ये आप ही जानो। बेटा तू क्या सोचने लगा? तू खुश नहीं है क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ माँ। मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि मैं अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने वाला हूँ। तो फिर मैं उन लोगों से बात कर लेती हूँ। वैसे तो पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन अब शादी की डेट फाइनल कर देती हूँ, क्योंकि उन लोगों को यहाँ आकर कहीं होटल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते हैं ना, इसलिए। लेकिन मैंने लड़की की फोटो देखी है, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन तुझे नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन को शादी से पहले नहीं देखता है। माँ मुझे देखनी भी नहीं है, आपको पसंद है ना, काफी है। इतना सुनते ही मीता खुश हो जाती है। एक तरफ नेहा अपने बड़े पापा के बताए रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, वहीं दूसरी तरफ अनिकेत भी अपनी माँ के फैसले को मान लेता है। दोनों की शादी अपने माँ बाप की मर्जी से तय हो जाती है, लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि दोनों के माँ बाप ने उन्हें एक दूसरे के लिए पसंद किया हुआ था, लेकिन ये बात दोनों को ही नहीं पता थी। दोनों इस बात से अनजान थे। अनिकेत शादी वाले मंडप में बैठा दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है। तभी नेहा लंबा सा घूंघट लेकर उसके पास आकर बैठ जाती है और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। फेरे होने के बाद सिंदूर के लिए उसका घूंघट हटाया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर दंग रह जाते हैं और अनिकेत सिंदूर भरते ही नेहा को गले लगा लेता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी माता रानी ने मेरी किस्मत में तुम्हारा और मेरा साथ लिखा है, और देखो ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। नेहा एक बार फिर से अनिकेत की बात पर मुस्कुराने लगती है और मान लेती है कि सच में किस्मत का लेखा कोई नहीं बदल सकता। केशव बेहद ही गरीब था। वो पूरे दिन में जो भी काम करता और कमाता, उससे वो अपना घर चलाता और एक वक्त की रोटी जुटा पाता था। केशव अपनी पत्नी और एक 8 साल की बेटी के साथ रहता था। एक रोज केशव अपनी पत्नी पूनम से कहता है, कुछ दिनों में राखी भी आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर घर को कैसे चलाऊंगा। खर्चे की तो आप छोड़िए, वो तो भोलेनाथ जी कहीं ना कहीं से करवा ही देंगे।
लेकिन इस बार हम सीमा को कैसे मनाएंगे? भला उसे क्या मनाना, वो किसी चीज की जिद कहाँ कर रही है। अरे आपको याद नहीं, पिछले साल वो कितना रोई थी राखी बांधने के लिए और रो रो कर कह रही थी कि मुझे भी एक भाई ला दो राखी बांधने के लिए। बताओ बताओ, और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? अरे पहले बता दिया होता तो इसका कोई ना कोई तो उपाय जरूर निकाल लेता मैं। जी आप भी ना। माँ आपको पता है बाहर ना राखी बेचने वाला आया है। हाँ तो हम राखी लेकर ही क्या करेंगे, तुम्हारे मामा आते ही नहीं और तेरा कोई भाई नहीं, फिर किसे बांधेगी तू राखी? माँ आपने तो कहा था कि अगले साल मेरा भाई आएगा मुझसे राखी बंधवाने। हाँ बेटा, अगले साल तुम अपने भाई को राखी बांध पाओगी। माँ मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे इसी साल अपने भाई को राखी बांधनी है। इतना बोलकर सीमा बाहर भाग जाती है और पूनम अपने पति केशव से कहती है, वो तो बच्ची है लेकिन आप तो समझदार है ना, क्या जरूरत थी ये बोलने की कि अगले साल उसका भाई आ जाएगा। अरे मैंने तो इसलिए कहा ताकि वो इस बात को भूल जाएं, लेकिन वो तो जिद लगाकर बैठ गई है। हे भोलेनाथ, आपने ये कौन सी नई मुसीबत में डाल दिया। मैंने आज तक सीमा को कभी इतना रोते नहीं देखा, अब आप ही कुछ कीजिएगा। अब सीमा बाहर आकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई रो रही होती है। तभी वहाँ विमला सीमा को रोता हुआ देखकर कहती है, क्या बात है केशव की बेटी, आज तुम यहाँ बैठे रो क्यों रही है? किसी ने खेलने नहीं दिया क्या तुझे? नहीं आंटी, आपको पता है मेरी माँ बहुत गंदी है। मैंने माँ को कहा था कि आप मेरे लिए एक भाई लेकर आएंगी ना राखी बंधवाने के लिए, तो वो अब तक मेरे लिए भाई लेकर नहीं आई। अच्छा, तो ये भाई के लिए यहाँ बैठी रो रही है। चलो पूनम के मजे लेती हूँ, उसके नसीब में तो बेटा है ही नहीं लगता है। अब इतना सुनने के बाद ही विमला पूनम के घर आती है। क्या हाल चाल है पूनम, सब ठीक तो है ना? हाँ विमला काकी, सब अच्छा है, भोलेनाथ की कृपा बनी है। चलो अच्छा ही रहे सब। वैसे मैं तो ये कहने आई थी, मेरी बेटी को लड़का हुआ है। अच्छा क्या बात है विमला काकी, आप तो नानी बन गई। हाँ वो तो है। वैसे कुछ भी कह, लेकिन तेरी गोद एक बेटी होने के बाद भी सोनी ही है। तुझे एक बेटा हो जाता तो। सब भोलेनाथ के हाथ में है। वैसे बेटी हो या बेटा, मुझे दोनों से ही बड़ा प्यार है। तभी आ रही थी तो तेरी बेटी रो रही थी कि माँ ने मुझे भाई लाकर नहीं दिया। अरे विमला काकी, सीमा तो बच्ची है, उसकी जिद तो वक्त के साथ बदलती रहती है। अब ऐसे ही समय बीतता है और रक्षाबंधन का त्योहार भी नजदीक आ जाता है। तभी एक रोज केशव शाम को देर से घर लौटता है। आज तो आप बड़ी जल्दी ही आ गए घर। कल राखी है तो मालिक ने जल्दी छुट्टी दे दी, और ये पैसे तुम रखो, सीमा के लिए राखी ले आना। पापा, क्या कल मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी? हाँ क्यों नहीं बेटा, कल मेरी बेटी भी राखी बांधेगी अपने भाई को। ये कल मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी, कल मेरा भी भाई आएगा। आपने सीमा को ये तो कह दिया कि कल वो राखी मनाएगी, लेकिन वो राखी बांधेगी किसे? अरे विमला काकी के पोते गोलू को राखी बांध देगी, बच्ची है, कल तक भूल जाएगी। पूनम जानती थी कि सीमा थोड़ी जिद्दी है, वो इतनी आसानी से किसी की भी बातों में नहीं आने वाली थी। अब अगले ही रोज यानी राखी वाले दिन सीमा सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार होकर बैठ जाती है। माँ, मेरी राखी और मिठाई निकाल दो, मुझे भी अपने भाई को राखी बांधनी है। और मेरा भाई कहाँ है, वो अब तक आया क्यों नहीं? पूनम, इसे जरा विमला काकी के पास लेकर जाओ और गोलू को राखी बंधवा दो। अब पूनम भी क्या कर सकती थी, वो सीमा को विमला के पोते गोलू को राखी बंधवाने के लिए ले जाती है, जिसे देखकर सीमा रोने तो लगती है कि वो उसे राखी नहीं बांधेगी, लेकिन विमला भी पूनम से कहती है, पूनम देख, तुझे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैं अपने पोते को किसी दूसरे से राखी बंधवाने नहीं दे सकती हूँ। लेकिन विमला काकी ये बहुत रो रही है, बस इस साल इसे गोलू को राखी बांधने दो, अगले साल भोलेनाथ ने चाहा तो इसका भी एक भाई होगा। गोलू चल तू अंदर जा बैठ, और पूनम तू अपनी ये रोती हुई बेटी को लेकर निकल जा यहाँ से। इतना कहने के बाद ही विमला अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और सीमा को रोते हुए देख पूनम भी भावुक हो जाती है और अपनी बेटी सीमा का हाथ पकड़कर पास के ही शिव मंदिर पहुंच जाती है। हे भोलेनाथ, मुझसे अब और मेरी बच्ची का दुख नहीं देखा जाता, अब आप ही कुछ करो, वरना मैं आपकी भक्ति त्याग दूंगी। मैंने अपने हर दुख को भुलाकर हमेशा आपकी ही आस्था और भक्ति पर ध्यान दिया है,
लेकिन जब इस भक्ति और आस्था से मेरा परिवार ही खुश नहीं है तो आज से मैं आपकी आस्था और भक्ति का त्याग करती हूँ। अब जैसे ही पूनम इतना बोलती है और नीचे बैठी रो रही होती है, तभी साक्षात भोलेनाथ प्रकट होते हैं, जिसे देखकर सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ देखो देखो भोलेनाथ जी आए हैं, क्या मैं इन्हें ही राखी बांधूं? ये मैं क्या देख रही हूँ? साक्षात भोलेनाथ। हे प्रभु, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी तो हम यहाँ आए हैं। हमारी सच्ची भक्त हमें दिल से पुकारे और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम हमेशा आते हैं, कई बार हम दिखते नहीं हैं, लेकिन हम साथ में हमेशा होते हैं। और तुम तो मेरी परम भक्त हो, तुम्हारा यकीन कैसे तोड़ दूं? तो आप मुझसे राखी बंधवाने आए हैं भोलेनाथ? हाँ पुत्री, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा भाई हूँ। चलो अब मुझे राखी बांध दो। पूनम जो कुछ भी देख रही होती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन भोलेनाथ सीमा से राखी बंधवाकर पूनम और सीमा को आशीर्वाद देकर गायब हो जाते हैं। माँ, भोलेनाथ कहाँ चले गए? मुझे तो उन्हें राखी बांधकर बहुत मजा आया। मैं तो उन्हें अगले साल भी राखी बांधूंगी। माफ करना भोलेनाथ, मैं भावुक होकर ना जाने आपको क्या क्या बोल गई। आज तो मेरी भक्ति की शक्ति सच में दिख गई। अब पूनम और सीमा अपने घर पहुंच जाते हैं और केशव को पूनम सब कुछ बता देती है। जो तुम कह रही हो उस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, लेकिन सीमा जैसे बता रही है, इसे झुटलाया भी कैसे जा सकता है? पापा, मैंने तो उनसे कहा है कि आपको अगले साल भी आना होगा। मैं इंतजार करूंगी। अब कुछ समय बाद विमला पूनम के घर आती है और वो पूनम से कहती है, अरे पूनम कहाँ है? देख तो तेरी बेटी मेरे पोते को क्या बोल कर आई है, जो वो मुंह फाड़ फाड़ कर रोए जा रहा है। अरे क्या हुआ विमला काकी, क्या बोल दिया सीमा ने गोलू को? वो तू अपनी बेटी से पूछ, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ऐसा क्या बोलकर आई है तेरी बेटी मेरी गोलू को? अरे माँ, मैंने तो गोलू को बस इतना ही कहा था कि मैंने तो भोलेनाथ को राखी बांधी है और वो तो मेरे सामने खड़े थे। देख तो जरा, इसे थोड़ा भी डर नहीं है, क्या क्या कह रही है। कोई इसे बताओ, भगवान कभी आते नहीं हैं किसी से राखी बंधवाने। हाँ जरूर आते हैं, बस इसके लिए सच्ची आस्था और पूरे मन से भक्ति करनी पड़ती है विमला काकी। राम राम, अब तू भी अपनी बेटी के हाँ में हाँ मिला रही है। देख अब ये और रोने लगेगा। अरे गोलू बेटा, ऐसे नहीं रोते, सीमा सच ही तो कह रही थी। चल गोलू, यहाँ से जल्दी चल। बेटी तो बेटी, माँ का भी दिमाग खराब हो गया है। इतना कहने के बाद ही विमला अपने पोते को पूनम के घर से ले जाती है और सीमा तो भोलेनाथ को राखी बांधकर खूब खुश होती है। सिमर की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। उसके माँ बाप ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसकी शादी में। अब शादी के बाद ससुराल में भी सिमर और उसके पति अक्षय का स्वागत अक्षय की माँ निर्मला बड़े ही धूमधाम से करती है और बड़े ही प्यार से अपनी बहू को अपने घर में लाकर कहती है, बहू तेरा अपने घर में स्वागत है। अब तू आ गई तो अब तू ही संभालेगी सब। जी जी माँ जी। अच्छा माँ जी, मेरे घर से जो सामान आया था वो कहाँ रखना है? बहू तू ही देख लियो कहाँ क्या लगाना है। अभी जाकर आराम कर ले, मैं सारा सामान हॉल में रखवा लेती हूँ। निर्मला सिमर के घर से आया सारा सामान हॉल में रखवाती है और सिमर और अक्षय अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उठकर सिमर बाहर आती है और कुछ कारीगरों की मदद से सारा सामान उसकी जगह पर रखवा देती है, सिवाय टीवी के, जिसके लिए वो बोलती है, भैया ये टीवी ना आप लोग मेरे साथ ले आओ और रसोई में लगा दो। कारीगर टीवी लेकर रसोई की तरफ चल देते हैं। इतने में वहाँ निर्मला आती है और ये सब देखकर वो कहती है, बहू रसोई में टीवी? अरे वहाँ टीवी का क्या काम? टीवी में से देख देख के खाना बनाएगी क्या? माँ जी, हॉल में एक टीवी पहले से है और कमरे में मैं पूरा दिन कहाँ ही रहूंगी। सुबह दोपहर और रात के खाने के लिए मुझे रसोई में ही रहना होगा, तो टीवी भी वही होगा ना जहाँ मैं उसे देख सकूं। इसलिए भैया ले आओ अब। सिमर अपने दहेज में आए टीवी को रसोई में लगवाती है, साथ ही वो उसमें केबल कनेक्शन भी लगे हाथ कारीगरों से लगवा देती है, जिसके बाद वो बाहर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी सब सामान खत्म हो गया, अब मैं एक काम करती हूँ कि अपनी पहली रसोई की रस्म कर लेती हूँ। ठीक है बहू जा, कोई नहीं, रसोई में टीवी लगवाकर अगर ये काम करती है तो मुझे क्या ही दिक्कत है। सिमर अपनी रसोई में जाती है और गैस चालू करने से पहले टीवी चालू करती है और उसमें अपना सीरियल लगाकर हलवा बनाने की तैयारी करती है।
लेकिन सारा ध्यान रसोई में लगे टीवी पर होने के कारण वो हलवे में चीनी की जगह नमक डाल देती है। कुछ देर बाद वो बाहर नाश्ते की टेबल पर बैठे अक्षय और निर्मला को अपने हाथ का बनाया हलवा परोसते हुए कहती है, लीजिए माँ जी, मेरी पहली रसोई का हलवा खाइए। लाला बहू, मुझे तो कब से इंतजार था। सिमर निर्मला और अक्षय को हलवा देती है। जैसे ही दोनों हलवा खाते हैं, गंदा सा मुंह बनाते हुए कहते हैं, ये क्या? इसमें तो नमक है। क्या नमक? अरे शायद मैंने गलती से नमक डाल दिया। सारे डब्बे एक जैसे ही है ना, तो पता नहीं चला। अरे पर गलती कैसे हो गई? माँ ने रसोई में अच्छे से डब्बों पर लिखा हुआ है कि कौन सी चीनी है, कौन सा नमक है। कभी कभी मैं खाना बनाता था, तो मुझसे कभी मसालों को पहचानने में गलती नहीं हुई। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने जानकर नमक डाला है? अरे मैं अपनी पहली रसोई को क्यों खराब करूंगी? हद है। शादी के बाद पहले दिन ही मुझे मेरे ससुराल वाले ताने मारने लगे। अरे बहू, कोई तुझे ताना नहीं मारा है और गलती तो सबसे हो जाती है। कोई नहीं, तू जाकर अब आराम कर ले। नहीं माँ जी, अब मैं रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। अरे अभी तो सुबह हो रही है, दोपहर के खाने की तैयारी इतनी जल्दी कर लेगी क्या? माँ जी, खाने में क्या बनाना है ये सोचते हुए और सभी चीजें तैयार करते हुए कब दोपहर हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। सिमर इतना कहकर वहाँ से रसोई में चली जाती है और वहाँ जाकर आराम से अपने सीरियल देखने लगती है। लेकिन सिमर को रसोई में जाते देखकर अक्षय अपनी माँ से कहता है, अरे माँ देखो ना, कितनी मेहनती बहू है आपकी। आजकल की लड़कियाँ रसोई से दूर भागती हैं और आपकी बहू है कि रसोई की तरफ भागती है। भागेगी ही रसोई में। टीवी जो लगवा रखा है बहू ने, और उसी वजह से इस हलवे में चीनी की जगह नमक डाला है। क्या आपकी बहू की रसोई में टीवी है? हद है इस लड़की की। अक्षय तो इतना कहकर आराम से अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। कुछ देर बाद हॉल में बैठी निर्मला के पास उसकी पड़ोसन माया आती है, जो आकर निर्मला से कहती है, और निर्मला बहन, बहू के आने से सुख ले रही हो खाली बैठकर? बहू कहाँ है तुम्हारी? मेरी बहू रसोई में है माया। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, काम तो नहीं था, पर आज शादी के पहले दिन ही रसोई में? वाह, तुम्हें तो बहुत सही मिल गई है। मेरी बहू ने तो शादी के 1 महीने बाद कदम रखा था रसोई में। अरे तो तेरी बहू की रसोई में टीवी नहीं था ना, मेरी बहू तो रसोई में टीवी के कारण पसरी हुई है। अच्छा चलो कोई नहीं, बहू को काम करने दो, मैं शाम को आकर मिल लूंगी बहू से। दिन ऐसे ही गुजरते हैं। सिमर रसोई में टीवी लगवा लेती है, लेकिन इसकी वजह से उसका ध्यान खाना बनाने में कम ही था। कभी वो टीवी देखते हुए दूध को उबालते हुए गिरा देती, तो कभी सब्जी जला देती, तो कभी रोटियां जला देती। उसका रोज रोज का यही का काम था और निर्मला का गुस्सा अपनी बहू के लिए अब बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक सुबह अक्षय ऑफिस जाते हुए सिमर को आवाज लगाकर कहता है, सिमर मेरा लंच दे दो। सिमर रसोई से अक्षय का लंच लाकर उसे देती है। रोज के मुताबिक आज अक्षय को लंच बॉक्स हल्का लगा, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके ऑफिस चला जाता है। शाम के समय वो गुस्से से भिनभिनाता हुआ घर आता है और हॉल में बैठी अपनी माँ से कहता है, माँ ये सिमर कहाँ है? कहाँ होगी, रसोई में है। जब से आई है रसोई को ही अपना कमरा बना लिया है। सिमर सिमर कहाँ हो, बाहर आओ। अक्षय की आवाज सुनकर सिमर भागी भागी हॉल में आती है और उससे कहती है, क्या है? मेरा सीरियल चल रहा है। घर से भागी बहू, उसके बीच में बुला लिया। अब बोलो भी। तुमको रसोई में बस टीवी देखने का काम है। अरे सुबह लंच बॉक्स खाली ही दे दिया, तुम्हारा सारा ध्यान तो टीवी में होगा। पति भूखा रह भी जाए तुम्हें क्या? क्या? सॉरी, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने खाना पैक नहीं किया। मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दूं? तुम्हारा रोज का है। रोज जो खाना देती हो वो कौन सा खाने लायक होता है? किसी सब्जी में नमक ज्यादा, रोटियां जली होती हैं, चावल कच्चे होते हैं। अरे रसोई में जाती ही क्यों हो जब खाना बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है? माँ अब से प्लीज आप ही मेरे लिए खाना बनाना। इसको रसोई में बस इसके टीवी के साथ रहने दो। ठीक है बेटा। निर्मला अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर अपने बेटे के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाती है और उसका लंच भी पैक करती है। सिमर बस साइड खड़े अपनी सास और टीवी को देख रही थी। दोपहर और रात के खाने के साथ भी यही होता है। सिमर अब सिर्फ रसोई में बैठकर टीवी देखा करती, बाकी सारा काम निर्मला करती। ये सब देखकर उसका ध्यान अब टीवी से ज्यादा अपनी सास पर रहता, जो उससे एक शब्द नहीं बोलती थी और जबकि वो रसोई में भी थी। ऐसे ही एक शाम फिर से माया निर्मला के घर आकर उसे कहती है, निर्मला बहन, मैं अपनी खिड़की से देखती हूँ तुम्हारी बहू पूरे दिन रसोई में रहती है। बेचारी कितना काम करती है।
हाँ माया बहन, वही तो काम करती है इस घर में। खैर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम क्यों जाओगी? तुम्हारी बहू रसोई में ही तो है, उसको बोल दो। नहीं, मैं ही लेकर आती हूँ। निर्मला अपनी बहू की बुराई तो नहीं करती दूसरों के आगे, लेकिन वो अब दिल से अपनी बहू से बहुत दुखी जरूर थी। और इसी कारण जैसे ही वो खुद चाय बनाने के लिए उठती है, लेकिन तभी सिमर रसोई से चाय लेकर हॉल में अपनी सास और माया के पास आती है और चाय देती हुई कहती है, माँ जी आपको उठने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ले आई हूँ चाय। क्यों किया कष्ट बहू? अब चाय में चीनी की जगह नमक डालकर नमक, दूध, पानी, पत्ती सब बर्बाद कर दिया। मैं आ रही थी ना, तो तू आराम से टीवी देख लेती रसोई में। क्या टीवी? हाँ आंटी, टीवी। मैंने अपने दहेज में आया टीवी अपनी रसोई में लगवा रखा है, इसलिए सबको लगता है मैं रसोई में रहकर काम करती हूँ, लेकिन मैं बस वहाँ टीवी ही देखती हूँ। इसलिए माँ जी और अक्षय जी मुझसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने अपनी रसोई में टीवी के चलते आज तक उनको ढंग का खाना जो नहीं खिलाया। मैं तो सोचती थी कि मेरी ही बहू नालायक है, लेकिन निर्मला तेरे तो हाल मुझसे भी खराब है। बहू रहने दे ये चाय, मैं नहीं पी पाऊंगी नमक वाली चाय। ये नमक वाली चाय नहीं है, और मुझे माफ कर दो माँ जी, मेरी ही गलती है। रसोई में एक बहू खाना बनाती अच्छी लगती है, टीवी देखती नहीं। माँ जी, मैं कारीगरों से कहकर टीवी हटवा दूंगी और अब से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सिमर से माफी मांगने पर निर्मला उसे माफ कर देती है, जिसके बाद सिमर अपनी रसोई से टीवी निकलवा देती है और रसोई में सिर्फ अच्छे से काम करने ही जाया करती है। कमला मिठाई का डब्बा लेकर संध्या के घर जाती है और संध्या को मिठाई खिलाने लगती है। अरे बस कर, और अब ये बता कि आखिर ये मिठाई किस खुशी में खिला रही है तू? मेरी बहू के लड़का हुआ है, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस मिठाई से ही काम चलाएगी या कुछ और भी खिलाएगी? आज शाम को मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी है, तू भी अपने पूरे परिवार के साथ आइयो। पता नहीं कब मेरी बहू ये खुशखबरी सुनाएगी, मेरे तो कान तरस गए हैं इस खुशखबरी को सुनने के लिए। संध्या, तू मेरी बात का बुरा मत मानियो, लेकिन कभी कभी लोगों की दुआएं भी असर कर जाती हैं। तूने तो अपने बेटे की शादी का किसी को लड्डू तक नहीं खिलाया, यहाँ तक कि तूने किन्नरों को भी खाली हाथ वापस लौटा दिया। वो तो गलत था ना, इतनी कंजूसी करना भी ठीक नहीं होता है ना। अच्छा ठीक है, अगर मेरी बहू ने मुझे दादी बनने की खुशी दे दी तो मैं पूरे मोहल्ले में 56 भोग की दावत करवाऊंगी। अब बस मेरी बहू के हाथ में है मेरा दादी बनने का सुख। चल अब तू भी इतनी चिंता भी मत कर, आज नहीं तो कल तुझे ये खुशखबरी जरूर मिल जाएगी। अच्छा, तो तुझे बस मेरे घर में ही मिठाई बांटनी है या और सबके यहाँ भी बांटने जाएगी? वैसे अगर नहीं जाना है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है ये मिठाई लेने में। अरे हाँ, मैं तो तुझसे बातों में ही ऐसे लग गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे और भी बाकी घरों में जाना है। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, तुझसे फुर्सत में बात करने आऊंगी। कमला वहाँ से चली जाती है। संध्या को दादी बनना था, लेकिन उसकी बहू ने अब तक संध्या को वो सुख नहीं दिया। ऐसे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद संध्या टीवी देख रही होती है और वहीं सामने संध्या की बहू काजल पोछा लगा रही होती है। बहू, तुझे पता है ना, कमला की बहू माँ बन गई है, वो भी दूसरी बार। अब तो शर्म कर ले और ये खुशखबरी मुझे भी दे दे, या इस बुढ़िया को आस में ही स्वर्ग जाना पड़ जाएगा। माँ जी, आप ऐसे क्यों बातें करती हो? हर दिन एक जैसा थोड़ी ना होता है। आज जिसकी कमी आपको खल रही है, क्या पता भगवान आपको कल वो खुशियाँ दे दे। कल किसी ने थोड़ी देखा है। बहू, तू जिस तरह से बोल रही है ना, उस तरह से तो मुझे लग रहा है कि मैं कल तक की भी मेहमान नहीं रहूंगी। खैर अब छोड़, तुझे इतनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई, तो अब क्या आएगी? काजल अपनी सास की बात को हमेशा इसी तरह सुनती रहती। कुछ दिनों बाद काजल अपने पति संजय के साथ घूमने के लिए जाती है। तभी वहाँ अचानक से काजल को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। काजल को संजय हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पता चलता है काजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर तो काजल और संजय दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोनों अपने घर आते हैं और संध्या का आशीर्वाद लेते हैं। तुम दोनों को अचानक से क्या हो गया? तुम दोनों मेरे आशीर्वाद क्यों ले रहे हो? सब ठीक तो है ना? माँ, सब ठीक तो है, लेकिन अब बहुत खुशी की बात है। तेरा प्रमोशन हो गया है या तेरे बॉस ने तेरी तनख्वाह बढ़ा दी? माँ, इन सब चीजों से भी बढ़कर कुछ होता है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
वो ये है कि आप दादी बनने वाली हो और काजल माँ और मैं बाप। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? रुक, मैं पहले बहू की नजर तो उतार लूं। हाँ माँ, अब तो आप ही सब करो, आखिर आपकी इच्छा जो पूरी होने वाली है। संजय की बात सुनकर संध्या फूले नहीं समा रही थी। अब संध्या अपनी बहू का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। उसे किसी भी चीज की कोई भी कमी होने नहीं देती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अब काजल के घर में हर समय रौनक ही रौनक होती है। धीरे धीरे अब काजल को गर्भवती हुए 6 महीने निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद काजल अपने कमरे में बैठकर कच्चे आम खा रही होती है। तभी वहाँ संध्या अपनी बहू के लिए काजू बादाम से बनाए हुए लड्डू लेकर आती है। बहू ये ले, ये लड्डू खा ले और तेरे बच्चे की सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं। नहीं माँ जी, मेरा ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे इसकी महक से ही उल्टी आ रही है। अच्छा फिर तो रहने दे, बाद में ही खा लियो। वैसे मैं सोच रही थी अगर तुझे लड़का हुआ ना तो मैं बहुत बड़ी दावत रखवाऊंगी, आसपास के सभी लोगों को बुलाऊंगी। माँ जी कुछ भी ऐसा मत बोलो जो आप कर ही ना पाओ। आप कितनी कंजूस हो, आप दावत नहीं दे पाओगी। कंजूस लोगों को भी खुशी में खुश होना आता है, आई बात समझ में? संध्या अपनी बहू की अच्छे से देखभाल कर रही होती है। काजल के 9 महीने पूरे होने के बाद वो एक बहुत ही सुंदर से लड़के को जन्म देती है। संध्या बहुत खुश होती है जब वो अपने पोते को पहली बार अपनी गोद में लेती है। वहाँ काजल और संजय दोनों मौजूद होते हैं। माँ जी मैं क्या कहती हूँ कि अब हमें अपने घर में दावत रखनी चाहिए। बच्चे को बुरी बला छू भी नहीं पाएगी, इसलिए हम एक हवन भी रख लेंगे घर में। किसी भी चीज की कमी नहीं होगी उस पूजा में। बहू तू ये क्या बोल रही है? अभी तो इतना सारा खर्चा हुआ है और अब दावत रखेंगे तो लुट जाएंगे। नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अपनी खुशी को खुद तक ही सीमित रखो। माँ जी पहले तो आप बड़ी खुशी से बता रही थी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब क्या हो गया? अब हुआ ये है कि इतना खर्चा हम लोग झेल नहीं पाएंगे। वैसे भी जो चाहिए था वो तो मिल ही गया ना, तो अब ये सब करने का क्या फायदा? संध्या इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर काजल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। संजय अब तो आप कुछ बोलेंगे या अब भी माँ जी को ही सही कहेंगे? काजल, इस बार ना तुम पूरी तरह से सही हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए एक हवन रखवाएं और अपने करीबी लोगों के लिए दावत रखें। अरे तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हम हवन करेंगे और दावत भी करेंगे, ठीक है? मैं ये भी सोच रही हूँ कि बच्चे होने की खुशी में ना क्यों ना हम सोने के सिक्के भी दे दावत में। वैसे भगवान भोलेनाथ की दया से हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो दावत रखने में क्या दिक्कत है? वैसे भी अपने ही लोग आएंगे, अपने ही लोगों को दे रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो फिर तय रहा, आप जाइए और कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए। हम उस दिन ही सोने की दावत रखेंगे। जब सारी तैयारियां हो जाएंगी ना तो मैं माँ जी को सब बता दूंगी। काजल अपने पति के साथ मिलकर दावत का प्लान बना लेती है और कुछ दिनों बाद हवन का मुहूर्त होता है। सब नाते रिश्तेदार काजल के घर आने लगते हैं। हवन के बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी संध्या के पास कमला जाती है। वाकई संध्या, तूने तो अपनी बात को सच कर दिया। इतनी बड़ी दावत, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ हाँ क्यों नहीं करती, अब बोला था तो ये सब करना ही था मुझे। मैं तो बहुत खुश हूँ तेरी खुशी में। आखिर तू दादी जो बन गई। सच में भगवान तेरी खुशी को किसी की नजर ना लगाए और हाँ, माँ बच्चा सही सलामत रहे। दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर काजल आती है और कमला को सोने का सिक्का देती है। अरे बहू, ये सोने का सिक्का क्यों? तू क्या सोने की दावत कर रही है? आंटी जी, वो मैंने और संजय जी ने पहले ही सोचा हुआ था कि हम अपने घर में दावत में आए हर परिवार के सदस्य को सोने का सिक्का जरूर देंगे, और ये आपके और आपके परिवार के लिए। बहू तेरा दिमाग फिरा हुआ है, सोने की दावत कर रही है और तुम दोनों ने ये सब सोच कब लिया? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला और ना ही किसी ने कुछ बताया। माँ जी, मुझे पता था कि आप मना कर देती, तभी मैंने आपको बताया नहीं। बहू दावत के लिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सोने की दावत बहुत ज्यादा होती है। अरे हर किसी को सोने का सिक्का देंगे तो हमें भीख मांगकर खाना खाना पड़ेगा। माँ जी आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। संध्या, तेरी बहू की सोने की दावत में तो मजा आ गया। मैं तो यही चाहती हूँ कि तेरी बहू ऐसी दावतें रोज करती रहे।
और हमारे घर भी सोना इकट्ठा होता रहे। संध्या की कंजूसी उसी पर भारी पड़ जाती है और उसकी बहू की सोने की दावत भी सफल हो जाती है। स्वाति का रिश्ता उसके प्यार उसके बॉयफ्रेंड संगम से फिक्स हो रहा था। 4 साल की रिलेशनशिप के बाद आज फाइनली संगम की फैमिली स्वाति के घर आई थी और रोका सेरेमनी कर रही थी। तभी अपनी होने वाली बहू को चुन्नी चढ़ाते हुए संगम की माँ माला स्वाति की भाभी निधि और माँ साधना से कहती है, देखिए बहन जी, हमें तो स्वाति पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, लेकिन क्या है ना, शक्ल के साथ साथ हम चाहते हैं हमारी बहू में कुछ गुण भी हो। गुण की तो बात ही मत करिए आंटी जी, मेरी ननद लाखों में एक है। अरे इतनी संस्कारी लड़की तो आपको दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। ये तो सच कहा भाभी आपने। हाँ माँ, स्वाति स्वभाव से बहुत ही शांत और संस्कारी है। हम 4 साल से साथ हैं, लेकिन आज तक हम दोनों में कभी झगड़े नहीं हुए हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन संस्कार के साथ साथ हाथों का स्वाद भी है स्वाति बेटा तुम में। जी माँ जी, मैं सब बना लेती हूँ। मेरी भाभी ने मुझे सब बनाना सिखाया है। आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। सच में? मेरा मतलब सच में, ये सही कह रही है। ये ननद भाभी जितनी ज्यादा फेंक रहे हैं ना, इनके सामने आगे भुगतेंगी। जब पहली रसोई की बारी आएगी ना ससुराल में, तब ये महारानी मेरी बेटे अपनी भाभी को ही बुलाएगी। फिर तो अच्छी बात है। चलिए, मैंने अपने पंडित जी को बुलाया है, कुछ देर में वो आएंगे और हम उनसे शादी की डेट निकलवा लेंगे। कुछ देर में माला के पंडित जी घर आते हैं और फिर वो 2 हफ्ते बाद की शादी की डेट निकलवा देते हैं। सभी इस तारीख से राजी होकर शादी पक्की करके वहाँ से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाते ही साधना निधि और स्वाति से कहती है, उनके सामने तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अब बोलूंगी। स्वाति, आज तक तू किचन में घुसी है, पानी तक तो उबालने नहीं आता तुझे, और अपनी होने वाली सास के सामने ऐसे डींगे हाँक रही थी जैसे कहीं की मास्टर शेफ हो। तो और क्या बोलती माँ, और समय है ना मेरे पास, सीख लूंगी। कहाँ समय है स्वाति, 2 हफ्ते बाद शादी है। मेहमानों की लिस्ट, शादी की शॉपिंग, सारी अरेंजमेंट, इन सब के बीच तुमको कुकिंग क्लासेस कौन देगा? भाभी यार, देखा जाएगा जो भी होगा। और कौन सा मुझसे जाते ही वो पहली रसोई करवा लेंगे। अरे नई बहू को कम से कम 1-2 हफ्ते तो रसोई में कदम भी नहीं रखने देते। अब आप सब ना मुझे परेशान मत करो, मैं जा रही हूँ अपने मेहमानों की लिस्ट बनाने। स्वाति तो इतना कहकर चली जाती है, लेकिन निधि को अपनी ननद की पहली रसोई की चिंता होने लगी थी। अब ऐसे ही समय गुजरता है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। 1 हफ्ता तो सारी तैयारियों में ही निकल जाता है और इस बीच स्वाति कुछ नहीं सीखती। जिस पर एक शाम जब स्वाति और निधि घर में आए ज्वेलर से गहने पसंद कर रही थी, उसी समय साधना के पास उसकी समधन माला का कॉल आता है और वो उससे बोलती है, कैसे चल रही है बहन जी शादी की तैयारियाँ? जी ठीक चल रही है, आप बताइए वहाँ सब ठीक है? जी यहाँ भी सब जोरों शोरों से चल रहा है सब कुछ। मैं कह रही थी कि मेरी होने वाली बहू को रसमलाई बनाने तो आती है ना, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसकी पहली रसोई में रसमलाई बनवाऊं। वो क्या है ना, उसकी बुआ आई हुई है तो उसको बहुत पसंद है रसमलाई। जी जी, रसमलाई वो तो स्वाति बहुत अच्छी बनाती है। उसके हाथ की रसमलाई खाओगे तो आप दुकान से लाना छोड़ दोगे। और आप चिंता मत करो, वो अपनी पहली रसोई में सबको रसमलाई ही खिलाएगी। इतना कहकर साधना कॉल कट कर देती है, जिस पर स्वाति और निधि उसकी ये बात सुनकर बोलते हैं, माँ आपको मैं हलवाई दिखती हूँ। आपने क्यों बोला माँ जी को कि मुझे रसमलाई बनानी आती है? क्यों? जब उस दिन डींगे हाँक रही थी तब नहीं सोचा? अब जो झूठ का रायता फैलाया है उसे खुद समेट। सीख ले सब कुछ अपनी भाभी से बनाना। और निधि, अपनी ननद की पहली रसोई की सारी तैयारी करवा कर इसे ससुराल भेजियो, वरना मेरी नाक कटी अगर तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। साधना तो अपना हुक्म सुनाकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर निधि का पति पंकज, जो उसी समय बाहर से सामान लेकर आया था, उन सब की बातें सुनकर कहता है, ये बनाएगी रसमलाई? अरे उसको बस दूध में से मलाई चुरा कर खाना आता है, बनाना नहीं आता कुछ भी। बेचारा संगम। भैया कम से कम आप तो मेरा मजाक मत बनाओ। और भाभी, अब आपकी ननद की पहली रसोई की इज्जत आपके हाथ में है, आपको मुझे सब सिखाना होगा। सिखाऊंगी तो तब ना जब मुझे रसोई में जाने का समय मिलेगा। इतने काम है घर में कि खुद खाना बनाने के लिए कुक रखी हुई है मैंने। शादी के दिन पास आ रहे थे और काम के कारण निधि को अपनी ननद को सिखाने का समय ही नहीं मिल रहा था। और ऐसे ही हल्दी वाले दिन सभी मेहमानों के घर पर आने के बाद काम बट गया था।
जिस पर निधि स्वाति के कमरे में जाकर उससे कहती है, स्वाति, अभी मेरे पास कुछ समय है, चलो रसोई में। मैं तुम्हें रस मलाई बनाना सिखाती हूँ और साथ में बनाकर भी दिखाती हूँ। भाभी, अभी मेरी हल्दी है और हल्दी से पहले मैं काम करूँ? नहीं नहीं, रसोई में मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, दाने वाने निकल गए गर्मी से तो। हाँ ठीक है ननद जी, अब अगर पहली रसोई में कोई प्रॉब्लम हुई तो खुद ही संभालना, क्योंकि आपको काम करने में आलस आता है लेकिन झूठ बोलने में नहीं, तो खुद झेलना अपने झूठ को। निधि इतना बोलकर चली जाती है। अब समय गुजरता है और उसके साथ शादी का दिन आता है। अपनी पहली रसोई की टेंशन को भूलकर स्वाति अपनी शादी के हर एक मोमेंट को एंजॉय करती है और धूमधाम से शादी की सारी रस्मों के बाद जब बारी विदाई की आती है तो स्वाति के मन में अपनी पहली रसोई का ख्याल आता है और वो विदाई के समय निधि से लिपटकर रोते हुए कहती है, भाभी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? भाभी से ज्यादा तो आप दोस्त हो मेरी, आप भी मेरे साथ चलो ना, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? ये क्या कह रही हो स्वाति? तुम ससुराल जा रही हो पिकनिक मनाने नहीं, और संगम है ना, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ स्वाति, और तुम्हें जब भी याद आए भाभी की तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें इनसे मिलाने आ जाऊंगा। सही कहा संगम ने, अब आजा बेटी, माँ से भी गले मिल ले। अब भाभी से प्यार दिखाने का क्या फायदा, जब उसने कहा था कि सीख ले खाना बनाना, तब तो तेरे पैर उठाए नहीं गए। अब अपनी ननद की पहली रसोई में तेरी भाभी साथ तो जाएगी नहीं। बेचारी स्वाति, अब उसको अपनी भाभी के बिना ही अपने ससुराल जाना पड़ता है, जहाँ उसका स्वागत करने के बाद मेहमानों से घिरी स्वाति को उसकी सास माला कहती है, बहू देख, मानती हूँ ये जल्दी है, लेकिन क्या तू अपनी रसोई की रस्म आज शाम को कर सकती है? क्योंकि कल आधे रिश्तेदार चले जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ जाने से पहले वो सब मेरी बहू के हाथ से कुछ मीठा खाकर जाएं। क्या माँ जी? अच्छा ठीक है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? भाभी को मैसेज कर देती हूँ। स्वाति अपनी पहली रसोई के लिए डर जाती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। वो निधि को मैसेज तो करती है लेकिन उसका जवाब नहीं आता। शाम को स्वाति को माला रसोई में सारा सामान समझाकर रसमलाई बनाने के लिए छोड़ जाती है। वो टेंशन में अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, हल्दी वाले दिन अच्छा खासा समय था सीखने का, लेकिन मेरे आलस ने मुझे सीखने नहीं दिया। अब भाभी ने भी मुंह मोड़ लिया मेरे से, अब मैं क्या करूं? मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। स्वाति अपने किए पर अफसोस कर रही थी कि तभी उसको रसोई की खिड़की पर कोई दस्तक सुनाई देती है और जब वो खिड़की खोलती है तो सामने निधि थी, जो अपनी ननद को एक बड़ा सा डब्बा देते हुए कहती है, मैंने इसमें बहुत सारी रसमलाई बनाकर पैक कर दी है, तुम कुछ देर में सबको परोस देना। भाभी, भाभी आप कितनी अच्छी है, मैं तो डर ही गई थी कि क्या करूँगी। ननद की पहली रसोई है, मेरी नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे है। स्वाति, अभी तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन आगे नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ सीख लो। अब मैं जाती हूँ, किसी ने देख लिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। निधि वहाँ से चली जाती है और कुछ देर में स्वाति सबको अपनी भाभी की बनाई रसमलाई परोसती है, लेकिन साथ ही वो अपनी सास को अकेले में सारा सच बताती है कि ये रसमलाई उसने नहीं बनाई। माला थोड़ा सा गुस्सा होती है, लेकिन अपनी बहू की ईमानदारी देखकर उसे माफ करती है और खुद उसको सब बनाना सिखाती है। शादी के 2 हफ्ते बाद सही मायने में स्वाति खुद से खाना बनाती है और इस बात का पता जब निधि को चलता है तो वो बहुत खुश होती है कि आखिरकार अब उसकी ननद की पहली रसोई की रस्म सही मायने में पूरी हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।